हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 7वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 6 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। वहीं उसके इजहार को सुनकर विशाल के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो ऋषभ के हाथ अपने कॉलर से हटाकर एकदम से उसके गले लग जाता है और खुशी से उससे बोला, फाइनली फाइनली तूने एक्सेप्ट कर ही लिया कि तू भाभी से प्यार करता है। बस एक ही बात का दुख है कि काश ये बातें तू होश में रहकर करता, पर कोई बात नहीं, आज ये बातें तुझसे नशे में बुलवाई है, कल होश में भी बुलवा लूंगा। वहीं ऋषभ नशे में उसे खुद से दूर धकेलते हुए बोला, हट साले दूर हट, तू मेरा दोस्त नहीं, आज से तेरी और मेरी दोस्ती खत्म है। साले तू मुझसे मेरी मानवी को दूर करने की बात करता है। दोस्त तो अपनी दोस्त के प्यार को उसे दिलाने के लिए जाने क्या क्या करते हैं, और तू है कि मुझसे मेरी ही बीवी को दूर कर रहा है। हट दूर हट जा, इतना कहकर उसे खुद से दूर करने लगता है, पर नशे के कारण लड़खड़ा कर गिरने लगता है। तो वहीं विशाल उसे संभालते हुए बोला, मन में बोला, अरे यार इसने तो इतनी ड्रिंक कर ली है कि अगर ऐसे में इसे मैं घर लेकर गया तो दादा दादी अंकल आंटी मेरी ही बैंड बजा देंगे और इसके पीने का सारा दोस्त भी मेरे मत्थे मर जाएगा। मैं भी ना पागल हूँ, मैंने अपने सवालों के चक्कर में इस पर ध्यान ही नहीं दिया कि ये ड्रिंक पर ड्रिंक किए जा रहा है, जबकि इस पर 2 पेग भी ठीक से नहीं संभलते। अब क्या करूँ, इसे घर कैसे ले जाऊँ। तभी उसे पीयूष का ख्याल आता है। वो ऋषभ को शांत करते हुए बोला, अरे शांत हो जा ऋषभ, मैं भाभी को तुझसे दूर नहीं कर रहा, बल्कि तुझे ये बता रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सके भाभी से अपने प्यार का इजहार कर दे, वरना ऐसा ना हो कि तेरी देर करने से कोई और आकर भाभी को अपना बना ले। वहीं ऋषभ उसकी बात सुनकर लड़खड़ा कर चलते हुए बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं अभी जाकर मानवी को अपने दिल का हाल बता दूंगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। इतना कहकर वो आगे बढ़ने लगता है। तो विशाल जल्दी से भागकर उसे पकड़ते हुए बोला, अरे पैदल चलकर जाएगा क्या, चल मैं तुझे घर तक छोड़ देता हूँ। इतना कहकर उसके साथ चलने लगता है। वहीं बाहर पीयूष जो ऋषभ का वेट कर रहा था, उसे विशाल के साथ आते देख और हद से ज्यादा ड्रिंक देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि ऋषभ कभी भी लिमिट से ज्यादा ड्रिंक नहीं करता था, चाहे वो कितना भी परेशान क्यों ना हो। विशाल ऋषभ को लाकर गाड़ी में पिछली सीट पर बैठा देता है। वहीं ऋषभ बार बार मानवी का नाम बड़बड़ा रहा था। इसके बाद पीयूष को कुछ समझाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। वहीं पीयूष भी उसके बगल में बैठ जाता है और गाड़ी शैगल मेंशन की तरफ ले लेते हैं। वहीं कमरे के अंदर सोफे पर सो रही मानवी की नींद अचानक से खुली। उसने आंखें मलते हुए बेड पर देखा तो वहां ऋषभ नहीं था। अब उसने कमरे में चारों तरफ देखा तो उसे ऋषभ कहीं नजर नहीं आया। उसने टाइम देखा तो रात के 12:30 बज गए थे। अब मानवी को ऋषभ के बारे में सोचकर किसी अनहोनी के डर से घबराहट होने लगी। उसने मन ही मन कहा, ये अभी तक आए क्यों नहीं, अब तक तो इन्हें आ जाना चाहिए था। कहीं मेरी बातों का बहुत ज्यादा बुरा तो नहीं लग गया इन्हें, कहीं घर छोड़कर चले गए तो मैं घर वालों को क्या जवाब दूंगी। उसने फोन उठाकर ऋषभ को कॉल करना चाहा और फोन मिलाने ही वाली थी कि तभी उसके पास पीयूष का कॉल आने लगा। पीयूष का कॉल देख मानवी ने जल्दी से उसका कॉल रिसीव किया और पीयूष से बोली, हेलो पीयूष जी, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, आपने इतनी रात को मुझे कॉल किया। वैसे क्या ऋषभ जी आपके साथ है, क्योंकि वो अभी तक घर नहीं आए हैं। उसकी बात सुनकर पीयूष ने एक नज़र पीछे सीट पर बैठे ऋषभ को देखा और फिर मानवी से बोला, हाँ भाभी, वो सर मेरे साथ ही है और उन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक भी कर रखी है। उसकी बात सुनकर मानवी हैरान रह गई और पीयूष से बोली, क्या बहुत ज़्यादा ड्रिंक, लेकिन क्यों। उसकी बात पर पीयूष ने विशाल को देखा जो उससे कुछ बोलने का इशारा कर रहा था। तो पीयूष मानवी से बोला, वो तो मुझे नहीं पता भाभी, लेकिन आज दिन से ही सर बहुत परेशान लग रहे थे, इसीलिए इन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है। इसीलिए आप प्लीज बिना किसी को बताए चुपचाप घर से बाहर आ जाइए, ताकि किसी को सर के ड्रिंक करने के बारे में पता ना चले, वरना सभी घर वाले सर के साथ साथ मेरी भी वाट लगा देंगे। और दादी माँ, उन्हें तो आप जानते हैं, उनके मुँह से ज़्यादा हाथ चलते हैं, इसीलिए प्लीज ध्यान रखिएगा कि कोई आपको देख ना ले।
प्लीज जल्दी से आकर सर को ले जाइए, मुझे घर भी जाना है और सुबह ऑफिस। तो मानवी पीयूष से बोली, ठीक है आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी को कुछ भी पता नहीं चलने दूंगी। आप बस मेरे आने तक उन्हें संभालिए, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर कॉल कट कर देती है। सभी लोग सो चुके थे, नौकर भी। इस वक्त पूरे मेंशन में अंधेरा हो रखा था। हॉल में नाइट बल्ब के अलावा किसी चीज की रोशनी नहीं थी। मानवी धीरे से अपने रूम से निकलकर चुपके से मेंसर से बाहर निकल गई और पीयूष की बताई हुई उस जगह पर पहुंच गई जहां वो ऋषभ के साथ खड़ा था। मानवी एक पल को ऋषभ को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि ऋषभ ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, जिससे वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इसीलिए पीयूष ने उसे पकड़ रखा था। वो पीयूष के पास पहुंची और ऋषभ को देखते हुए पीयूष से बोली, इन्होंने इतनी ज्यादा ड्रिंक कैसे कर ली, आपने इन्हें रोका क्यों नहीं? पीयूष कुछ कहता उससे पहले ही ऋषभ जो नशे में था वो मानवी से बोला, ये कौन होता है मुझे रोकने वाला? ये मेरी बीवी थोड़ी ना है, ये तो मेरा पीए है, तो इसे उल्टा मेरा ऑर्डर फॉलो करना होता है कि ना कि मुझे इसका। उसकी बात सुनकर पीयूष लाचारगी में नामी अपना सिर हिला देता है और मानवी से बोला, सुना आपने भाभी, मैं इन्हें रोकने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? अब आप बस इन्हें संभाल लीजिए और संभाल कर अंदर ले जाइए, जिससे किसी को कुछ पता न चले, वरना सर और मेरा क्या हाल होगा ये कोई नहीं जानता। क्योंकि दादी माँ और आंटी तो सरकार ड्रिंक करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, वो तो अंकल और दादाजी को भी घर में ड्रिंक नहीं करने देती। उसकी बात सुनकर मानवी हाँ में सिर हिलाकर आगे आकर ऋषभ को पकड़ लेती है। वहीं ऋषभ नशे में झूमते हुए पीयूष से बोला, ए पीयूष, मुझे ना आज अपने घर ले चल, मुझे उस नकचड़ी मानवी के पास नहीं जाना। जब देखो जंगली बिल्ली की तरह काटने और नोचने को दौड़ती है। अगर उसने मुझे ड्रिंक करते हुए देखा तो उसे मुझे परेशान करने का मौका मिल जाएगा और वो पूरे परिवार वालों के सामने मेरे ड्रिंक होने की बात बता देगी। फिर दादी माँ मेरी गालों को अपने हाथों से लाल कर देगी। उसकी बात सुनकर मानवी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वहीं ऋषभ की बात सुनकर पीयूष को जोर की हंसी आ जाती है। जब मानवी घुरकर उसकी तरफ देखती है तो वो चुप हो जाता है और जल्दी से कार में बैठकर कार स्टार्ट कर वहां से निकल जाता है। थोड़े आगे जाकर पीछे बैक सीट पर छुपा हुआ विशाल बाहर निकलता है। दोनों एक दूसरे को देखकर ऋषभ की बात याद कर हंसने लगते हैं। पीयूष विशाल को उसके फार्म हाउस छोड़कर अपने घर निकल जाता है। वहीं मानवी ऋषभ को नशे में देख गुस्से में मन मशोस कर रह जाती है और ऋषभ को पकड़कर अंदर ले जाने लगती है। वहीं जो ऋषभ काफी नशे में था वो मानवी की ओर देखने लगता है, तो वो मानवी से बोला, ए पीयूष, तू मुझे उस नकचड़ी मानवी की तरह क्यों दिख रहा है जो बात बात पर मुझे देखकर मुंह बनाने लगती है? तो मानवी भी इस बार गुस्से में बोली, क्योंकि मैं मानवी ही हूँ, और अब आप चुपचाप अंदर चलिए बिना कोई आवाज किए, वरना आपकी ये ड्रिंक वाली करतूत सच में परिवार वालों को बता दूंगी। और एक बात बताइए आप मुझे, जब आपसे इतनी संभलती नहीं तो इतनी पीते क्यों है? पता नहीं लोगों को इतना इतना नशा करके क्या मिलता है? इतना कहकर उसे खींचते हुए अंदर ले जाने लगती है। उसकी बात पर ऋषभ हाथ ऊपर कर अपनी अंगुली घुमाते हुए बोला, कौन कमबख्त नशा करने को पीता है? हम तो इसलिए पीते हैं ताकि आपका नशा अपने सर से उतार सके, जिससे हमें भी तकलीफ ना हो और आप भी सुकून से रहे। तो मानवी चिढ़कर उससे बोली, क्या बकवास कर रहे हैं आप? चुपचाप से अंदर चलते हैं या नहीं? रात के 1 बज रहे हैं और आप यहाँ पर पागलपन कर रहे हैं। चुपचाप से अंदर चलिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी बात सुनकर ऋषभ उससे अपना हाथ छुड़ाकर गुस्से में वहीं रखी एक चेयर पर बैठ गया और उससे बोला, जाओ, मैं नहीं जाता तुम्हारे साथ। वैसे भी तुमसे बुरा कोई है भी नहीं, जब देखो तब सबसे प्यार से पेश आती हो और मुझे अनदेखा कर देती हो, बेरुखी दिखाती हो, गुस्से में बात करती हो, बात बात पर चिढ़ती हो। मैं चाहे कितने भी तुमसे प्यार से बात करूं, तुम्हें उतने ही बेरुखी से मुझे जवाब देती हो। शाम को मैंने कितने प्यार से पूछा कि कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, लेकिन तुमने क्या किया? उल्टा मुझ पर ही घटिया इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। क्या मैं तुम्हें इतना बुरा दिखता हूँ? इतना कहकर बेचारे जैसा मुंह बना लेता है। वहीं उसकी बात सुनकर मानवी को श्याम की बातें याद आने लगी। वो अपने आप को शांत कर ऋषभ के पास आई और ऋषभ से बोली, आई एम सॉरी, मुझे शाम को आपसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। उसके लिए मुझे भी गिल्टी फील हो रहा है। मैं आपसे माफी मांगना चाहती थी, लेकिन आप तब तक चले गए। अब अंदर चलिए, आई प्रोमिस मैं आगे से आपसे कभी ऐसी बात नहीं करूंगी। उसकी बात सुनकर ऋषभ उसकी तरफ देखने लगा और मानवी से बोला,
ऐसे नहीं, पहले उठक बैठक करो तब मैं तुम्हें माफ करूंगा। उसकी बात सुनकर मानवी हैरान रह गई और गुस्से में उससे बोली, आपका दिमाग खराब हो गया है? आधी रात में मैं आपके लिए उठक बैठक करूं? चुपचाप से उठकर अंदर चलिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। चाहे आप पूरी रात यहीं बैठे रहे, समझे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अभी 2 सेकंड में आप नहीं उठे तो मैं यहाँ से वापस जा रही हूँ। इतना कहकर मुड़कर अंदर की तरफ जाने लगती है कि तभी उसके कानों में ऋषभ की आवाज पड़ती है, जो उससे बोल रहा था, हाँ, तुम्हें क्यों मेरे अंदर आने या ना आने से फर्क पड़ेगा? मैं हो ही कौन तुम्हारा? ना ही मैंने तुम पर कोई हक है। तुम पर तो अब उस मुरली का हक है, तुम्हें मिल जो गया है वो। उसकी बात सुनकर मानवी हैरान रह जाती है। वो ऋषभ की तरफ पलटती है। वही ऋषभ जो अब तक शांत दिख रहा था, अब वही हल्के गुस्से में दिख रहा था। तो मानवी की तरफ देखते हुए हल्के से हंसते हुए गुस्से में फिर से बोला, क्यों, सही कहा ना मैंने? वो तुमसे हंस हंस कर बातें करता है, तुम उससे हंस हंस कर बात करती हो। वो तुम्हारा हाथ भी पकड़ता है, तुम्हारे साथ फ्लर्ट भी करता है और तुम उससे कुछ नहीं कहती। वही मैं तुम्हें टच भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरा तुम पर कोई हक नहीं है, क्योंकि मैंने तो तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ बांध कर रखा है ना। तो तुम्हें क्यों मेरे घर में या बाहर रहने से फर्क पड़ने लगा? सही है, तुम जाओ अंदर, आराम से सो जाओ। ऋषभ की बात सुनकर मानवी इतना तो समझ गई थी कि ऋषभ उसे और मुरली को साथ देखकर जेलस फील कर रहा है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ऋषभ उसे लेकर इतना इनसिक्योर क्यों है। वहीं ऋषभ की बातों से पता नहीं क्यों, लेकिन पहली बार मानवी को अपने अंदर कुछ बदलता सा महसूस हुआ। कुछ अजीब से एहसास उसे छूकर गुजरे जिनसे शायद अभी वो अनजान थी। आज पहली बार ऋषभ की बातें उसे इफेक्ट कर रही थी। उस पर ऋषभ की बातों का असर कुछ यूं हुआ कि वो चलकर ऋषभ के पास आई और घुटने पर उसके सामने बैठकर अपने एक हाथ से ऋषभ के चेहरे को ऊपर किया और ऋषभ की नशे में हुई लाल आंखों में देखकर बोली, आपको मेरा मुरली के साथ फ्रेंडली होना अच्छा नहीं लगता ना? तो ऋषभ ने उसके सवाल पर मासूमियत से हाँ में सिर हिला दिया। तो मानवी मुस्कुराते हुए उससे बोली, ठीक है, तो अब से मैं उससे दूर ही रहूंगी और आपसे भी बेरुखी पेश नहीं आऊंगी, ना ही आपको अनदेखा करूंगी। अब तो आप मेरे साथ शांति से अंदर चलेंगे ना? तो ऋषभ मासूमियत से बोला, पहले उठक बैठक करो तब चलूंगा। उसकी बात सुनकर मानवी ने नाम में सिर हिलाया और ऋषभ से बोली, तो आप नहीं मानेंगे? तो ऋषभ ने भी नाम में अपना सिर हिलाया। तो मानवी उसे अंगुली दिखाते हुए बोली, ठीक है, लेकिन 5 उठक बैठक से ज्यादा नहीं, और उसके बाद आप बिना ना नुकुर किए चुपचाप मेरे साथ अंदर चलेंगे। तो ऋषभ ने अपने होठों पर अंगुली रखकर हाँ में सिर हिला दिया। उसकी इस हरकत से मानवी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मानवी उठकर खड़ी हुई और इधर-उधर देखने लगी, कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर वो उठक-बैठक करने लगी तो ऋषभ एकदम से उससे बोला, अरे पहले कान पकड़ो और सॉरी भी बोलते जाओ, ये वाली काउंट नहीं होगी, दोबारा से स्टार्ट करो। उसकी बात सुनकर मानवी को फिर से उस पर गुस्सा आने लगा, लेकिन फिर वादे के अनुसार मन महसूस कर रह गई। फिर अपने मन में बोली, नशे में ये है और पागलपन मुझसे करवा रहे हैं। हे भगवान, पता नहीं आज कहीं पूरी रात इन्हें संभालने में ही ना निकल जाए। इतना सोचकर अपने कान पकड़कर ऋषभ से सॉरी बोलते हुए उठक-बैठक करने लगी। वहीं उसे उठक-बैठक करते देख ऋषभ मुस्कुराने लगा। उठक-बैठक लगाने के बाद मानवी उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाने लगी। वहीं ऋषभ भी चुपचाप से अपने होठों पर अंगुली रखकर उसके साथ चलने लगा। मानवी ऋषभ को संभालते हुए घर के मेन डोर तक आई। फिर उसने धीरे से दरवाजा खोलकर घर के अंदर झाँका तो उसे कोई नहीं दिखा। तब वो ऋषभ को संभालते हुए अंदर जाने लगी। उसे ऋषभ संभल नहीं रहा था, क्योंकि एक तो वो उसकी हाइट से छोटी थी, ऊपर से कहाँ ऋषभ का भारी भरकम शरीर, कहाँ दुबली-पतली मानवी। इसीलिए मानवी ने ऋषभ के एक हाथ को अपने पीछे से होते हुए अपने कंधे पर रखा था और ऋषभ को उसकी कमर से पकड़ रखा था। हॉल के बीचों बीच आने तक मानवी 2 बार लड़खड़ा गई थी, जिससे दोनों गिरते गिरते बचे थे। तभी सोफे के पास आकर ऋषभ ने एक हाथ से सोफा पकड़ लिया। मानवी उसने रुकने से फिर हैरान रह गई और फिर फूलती हुई सांसों को शांत कर बोली, क्या हुआ? अब आप रुक क्यों गए? जल्दी से ऊपर चलिए, अगर किसी ने आपको इस हालत में देखा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इतना कहकर फिर उसका हाथ पकड़कर उसको ले जाने लगी तो ऋषभ उसे अपनी ओर खींचते हुए मासूम सा चेहरा बनाकर क्यूट एक्सप्रेशन के साथ बोला, मुझे ना भूख लगी है। मैंने दोपहर के बाद से ही कुछ नहीं खाया। अब मेरे पेट में चूहे क्रिकेट खेल रहे हैं।
उसके एक्सप्रेशन देखकर मानवी को हंसी आने लगी। साथ ही उसने आज ऋषभ का ये इनोसेंट साइड देखा था, जो उसे कहीं न कहीं ऋषभ की तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। वो प्यार से ऋषभ से बोली, ठीक है, अगर आपको खाना खाना है तो आपको ऊपर कमरे में चलना होगा, खाना ऊपर कमरे में ही रखा है, चलिए वहाँ पर। तभी उसे किसी के कदमों की आहट आने लगी, जिसे सुनकर एक पल के लिए मानवी घबरा गई। उसने अपनी नजरें घुमाकर देखा तो उसे ऊपर से एक साइड से दीपिका दिखाई दी, जो अपने हाथों में जग लेकर नीचे की ओर आ रही थी। शायद उसके कमरे में पानी खत्म हो गया था। उसे देखकर मानवी की सांसें ही थम गई। मानवी जल्दी से पूरी ताकत के साथ ऋषभ को खींचते हुए हॉल में बने हुए एक पिलर के पीछे जाकर ऋषभ को लेकर छुप गई। वहीं इन सबसे बेखबर दीपिका पानी लेने किचन में चली गई। उसे किचन में जाते देख मानवी ने राहत की सांस ली। तभी ऋषभ उससे बोला, नहीं, मुझे वो खाना नहीं खाना, मुझे आलू के परांठे खाने हैं, वो भी तुम्हारे हाथों से बने, इसीलिए मेरे लिए अभी के अभी आलू के परांठे बनाओ। उसकी बात सुनकर मानवी हैरान रह गई और गुस्से में ऋषभ से बोली, आपका दिमाग खराब हो गया है, आपको आधी रात में आलू के परांठे चाहिए? मैं तो कुछ नहीं बनाने वाली, घर में जो है चुपचाप वही खा लीजिए। जब देखो आपकी फरमाइश बढ़ती जा रही है, कभी ये करो कभी वो करो, नखरे तो देखो जनाब के जैसे कहीं के राजा हो। तो ऋषभ भी एटीट्यूड से बोला, ओ हेलो, मुंबई का नंबर 1 बिजनेसमैन हूँ मैं, तो हुआ ना मैं राजा। और अभी तुमने बाहर कहा था कि तुम मुझ पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करोगी, तो अब फिर से गुस्सा क्यों कर रही हो? फिर बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए बोला, मुझे नहीं पता, मुझे बस आलू के परांठे चाहिए चाहिए चाहिए, वरना वरना मैं। इतना कहकर वहीं जमीन पर बैठ गया और मानवी की ओर अपनी लाल आंखों से, जो नशे के कारण लाल थी, देखकर बोला, यहीं हड़ताल पर बैठ जाऊंगा और ऊपर नहीं जाऊंगा। उसे इस तरह की हरकतें करते देख मानवी ने अपना सिर पीट लिया। तभी उसे किचन से दीपिका निकलती हुई दिखाई दी। वहीं ऋषभ अपनी बकवास किए जा रहा था। कहीं दीपिका उसकी आवाज सुन ना ले, इस डर से उसने नीचे झुककर अपने दोनों हाथों से ऋषभ का मुंह बंद कर दिया और प्यार से उससे बोली, अरे बाबा प्लीज चुप हो जाइए, आप जो खाना चाहेंगे मैं बना दूंगा, लेकिन प्लीज कुछ मत बोलिए, एक लफ्ज अपने मुंह से मत निकालिए। तो ऋषभ खुश होकर हाँ में अपना सिर हिला देता है। तभी दीपिका ऊपर अपने कमरे में चली गई। उसे देखकर मानवी ने खड़े होते हुए राहत की सांस ली और पीछे मुड़कर देखा तो ऋषभ को एकदम अपने करीब देखकर एकदम से डर गई और चिढ़ते हुए उससे बोली, क्या है? तो ऋषभ भी उतने ही प्यार से बोला, मेरे आलू के परांठे। उसकी बात सुनकर मानवी ने फिर से अपना सिर पीट लिया और मन में बड़बड़ाते हुए बोली, हे भगवान, इस नशेड़ी आदमी को भी क्या मेरी किस्मत में लिखना था? लिखा भी तो इतना नशा क्यों करवाया? होश में रहकर तो परेशान करता ही है और अब नशे में भी। पता नहीं आज की रात कैसे गुजरेगी। इसने 1 घंटे में ही मुझे इतना परेशान कर दिया, अब पता नहीं आगे क्या होगा। बचा लेना शिव जी, जब आपके मंदिर आऊंगी ना तो 101 का प्रसाद चढ़ा दूंगी। इतना कहकर ऋषभ की ओर देखकर बनावटी मुस्कुराते हुए बोली, चलिए आपके आलू के परांठे बनाते हैं, लेकिन हाँ चुपचाप से किचन में शांति से खड़े रहिएगा। अगर इसके बाद आपने और कोई भी फरमाइश की तो देखना, मैं पक्का इस बार माँ को बता दूंगी। उसकी बात सुनकर ऋषभ ने चुपचाप से अपनी एक अंगुली अपने होठों पर रख ली और हाँ में सिर हिला दिया। उसके बच्चों जैसे बिहेवियर को देखकर मानवी के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। किचन में आकर मानवी ने ऋषभ को एक साइड एक स्टूल देकर बैठा दिया और आलू छीलने लगी। आधी रात में कुकर से सीटी देकर आलू बॉयल नहीं कर सकती थी, इसीलिए आलू को छोटे छोटे पीस में कट करके फ्राई करके उसे मैश कर लिया। इसी के बीच ने उसने पानी को गर्म कर आटा गूंथ लिया था। वहीं उसके ठंडे होने तक उसने प्याज, कोरिएंडर, ग्रीन चिली और जिंजर को कट कर लिया। फिर उसने सभी को मिक्स करके ऋषभ के लिए परांठे बनाने लगी। वहीं इन सब के बीच में ऋषभ बार बार अपनी हरकतों से उसे परेशान कर रहा था। कभी वो अपनी बेसुरी आवाज में गाना गाने लगता, तो कभी छोटी मोटी चीजों को फर्श पर गिरा देता, तो कभी पास रखे ड्राई फ्रूट में से पीनट उठाकर उसकी तरफ फेंक कर मार देता, जिससे मानवी का ध्यान ऋषभ की तरफ डाइवर्ट हो जाता। इन्हीं सब चीजों से वो इरिटेट हो रही थी। खैर जैसे तैसे करके उसने परांठे बनाए और ऋषभ को दे दिए। वहीं ऋषभ स्वाद लेकर खाने लगा, जिसे देखकर मानवी का भी मन ललचाने लगा, क्योंकि खाना तो उसने भी नहीं खाया था। तो ऋषभ ने उसके एक्सप्रेशन देख अपनी प्लेट को उसकी तरफ बढ़ा दिया। अब मानवी को भी भूख लगी थी, इसीलिए उसने बिना सोचे समझे ऋषभ की प्लेट से खाना स्टार्ट कर दिया। दोनों ने जल्दी जल्दी अपना खाना खाया। उसके बाद मानवी ने बचे हुए सामान को फ्रिज में रख दिया और जल्दी से किचन को साफ कर ऋषभ को उसके कमरे में ले आई। इस बार ऋषभ ने उसके साथ आने में कोई आनाकानी नहीं की, चुपचाप उसके साथ ऊपर कमरे में आ गया।
कमरे में आकर मानवी ने उसे सोफे पर बैठाया और कबर्ड से उसके लिए एक नाइट सूट निकाल लाई। ऋषभ से बोली, ये लीजिए, इसे चेंज कर लीजिए। वहीं ऋषभ ने हाँ में सिर हिलाकर उस सूट को ले लिया। वहीं सोफे पर रखकर अपने शर्ट के बटन खोलने लगा तो मानवी उसकी इस हरकत से हैरान रह गई। तो वो ऋषभ से बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने आपको चेंज करने के लिए कहा है, लेकिन मेरे सामने नहीं, बाथरूम में जाकर चेंज कीजिए ना। वहीं ऋषभ, जिसने अपनी शर्ट के बटन खोल लिए थे, जब उसने मानवी का शर्म से लाल हुआ चेहरा देखा तो वो मानवी से बोला, क्यों? मैं तुम्हारे सामने चेंज क्यों नहीं कर सकता? तुम मेरी बीवी हो ना, तो फिर मैं तो तुम्हारे सामने ही चेंज करूंगा। इतना कहकर अपनी शर्ट उतारने लगा तो मानवी उसके हाथ पकड़कर गुस्से में बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं, चुपचाप बाथरूम में जाकर चेंज कीजिए। तो ऋषभ ने जानबूझकर उससे अपनी शर्ट को छुड़ा लिया और अपनी शर्ट को उतारकर सोफे पर डाल दिया। वहीं मानवी ने उसे शर्टलेस देखकर अपनी दोनों हाथों से अपनी आंखें बंद कर ली। ऋषभ को उसकी ये हरकत नागवार गुजरी, इसीलिए वो मानवी के हाथ उठाते हुए नशे में मानवी से बोला, कैसी बीवी हो यार, तुम अपने हस्बैंड को शर्टलेस देखकर ऐसे शर्मा रही हो जैसे किसी पराये मर्द को देख रही हो। अरे लड़कियां मरती हैं मुझ पर, मुझे शर्टलेस देखकर आहें भरती है। और एक तुम हो जो मुझे देखते ही मुंह बनाने लगती हो। अरे मुझ जैसा हैंडसम पति चिराग लेकर ढूंढोगी तो भी नहीं मिलेगा। उसकी बात सुनकर मानवी पहले से ही परेशान हो चुकी थी। अपना सर पकड़ लेती है और चुटते हुए ही आंखें बंद किए हुए ऋषभ से बोली, क्या आप थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते? कब से बोल बोल कर मेरा दिमाग खराब कर दिया। प्लीज, आप चुप होने का क्या लेंगे? नहीं, आप मुझे बता दीजिए कि आप चुप होने का क्या लेंगे। तो ऋषभ एकदम से उसकी तरफ बढ़ते हुए उसके होठों को छूते हुए बोला, एक किस। उसकी बात सुनकर मानवी हैरान रह गई। वो एकदम से हैरान होकर अपनी आंखें खोलकर ऋषभ को देखने लगी, तो वो ऋषभ को देखते ही रह गई। उसका चौड़ा सीना, मजबूत कंधे, गठीला बदन, उसकी इनर से बाहर झांकते हुए उसके सिक्स पैक, एब्स, परफेक्ट हाइट और साफ फीचर किसी भी लड़की को अपनी ओर देखने पर मजबूर कर दे। आज पहली बार वो ऋषभ को इतने गौर से देख रही थी, वरना अपने गुस्से में उसने कभी भी ऋषभ पर ध्यान नहीं दिया था और उसकी बुरी आंखों में देखकर वो उसमें खो सी गई। वहीं ऋषभ मानवी की आंखों में देखते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसे अपनी तरफ आता देखकर मानवी अपने कदम पीछे लेने लगी। साथ ही ऋषभ को इस तरह देखने पर वो अपनी सोच पर हैरान थी कि वो कैसे इस तरह ऋषभ को देख सकती है, कैसे उसके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा सोच सकती है। ऋषि बेख्याली में उसे याद ही नहीं रहा कि वो कब वो बेड के करीब पहुंच गई। तभी बेड से टकराकर वो पीछे बैठकर गिरने लगी। तो ऋषभ, जो उसे ही देख रहा था, उसने मानवी को संभालने के लिए अपने हाथ को उसकी कमर में लपेट दिया और उसे पकड़ने लगा। लेकिन जो खुद अपने आप को नहीं संभाल पा रहा था, वो मानवी को कैसे संभालता? इसीलिए दोनों बेड पर जा गिरे। मानवी नीचे और ऋषभ ऊपर, दोनों का ही चेहरा एक दूसरे के बेहद करीब था। वहीं गिरने की डर की वजह से मानवी का दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था और उसकी सांसें भी तेज चल रही थी और आंखें एकटक ऋषभ के चेहरे को देखी जा रही थी। वहीं ऋषभ का पूरा ध्यान उसके कांपते हुए होठों पर था। वह अपने एक हाथ से मानवी के होठों को छूते हुए मानवी से बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो वाइफे, एंड श्योर लिव टू मच अट्रैक्ट मी टूवर्ड यू। कैन आई किस यू? आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ प्लीज। उसकी बात सुनकर मानवी की सांसें भी और तेज हो गई। दिल ने बेतहाशा तेजी से धड़कना शुरू कर दिया और चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोल रही थी कि ऋषभ, जो नशे में था, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने एक हाथ से मानवी के चेहरे को थामकर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे डीपली किस करने लगा। वहीं उसकी इस हरकत से मानवी की आंखें हैरानी से फैल गई और उसकी पकड़ बेडशीट पर कस गई। उसकी धड़कनों ने बेतहाशा धड़कना स्टार्ट कर दिया और पूरी बॉडी में एक करंट सा दौड़ गया। वहीं ऋषभ की किस और भी डीप होती जा रही थी, जो मानवी को भी बहकने के लिए मजबूर कर रही थी। जब 10 मिनट के बाद भी ऋषभ ने किस को ब्रेक नहीं किया तो मानवी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वो अपने हाथों से ऋषभ को अपने ऊपर से उठाने लगी। उसने पूरी ताकत लगाकर ऋषभ को अपने ऊपर से उठाया तो देखा ऋषभ उसे किस करते हुए ही सो गया था। मानवी एकदम से बिस्तर से उठ खड़ी हुई और अपनी बढ़ी हुई सांसों को नॉर्मल करने लगी। उसका दिल अभी भी ऋषभ की करीबी को महसूस करके बेतहाशा जोरों से धड़क रहा था। कमरे में एसी होने के कारण उसका चेहरा इस वक्त पसीने से भीगा हुआ था। उसने अपने सूट के दुपट्टे से अपने चेहरे को साफ किया और आईने के सामने जाकर अपने एक्स को देखने लगी। उसने अपने हाथ को उठाया और अपने होठों को छूकर देखने लगी। उसे अभी भी ऋषभ की करीबी का एहसास हो रहा था। उसने अपने आप को आईने में देखते हुए खुद से कहा, ये क्या किया मानवी? ऋषभ जी तो नशे में थे, लेकिन तू
तू तो होश में थी ना, तो तू कैसे उनके साथ बहक गई? आज उन्होंने तेरे साथ अपने रिश्ते पर मुहर लगा दी, जिसे तू हमेशा से झुठलाती आई है, और तू उन्हें रोक भी नहीं पाई, क्यों? कहीं तू अचानक से उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वो खुद से बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे दिल में इनके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं, अगर कुछ एहसास पनपने भी लगे हैं, तो मुझसे अपने एहसासों को दबाना होगा, खत्म करना होगा। याद रख, तेरी लाइफ में इस प्यार मोहब्बत की कोई जगह नहीं है, ना ही तू किसी के प्यार के काबिल है। इतना कहकर उसने खुद को शांत किया और एक नज़र ऋषभ को देखा, फिर उसके पास आकर उसके सूज को निकाल कर वहीं साइड में रख दिया और उसे ब्लैंकेट उठाकर सोफे पर आकर लेट गई। पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो एकटक खिड़की के बाहर देखते हुए अपने अतीत के गलियारों में पहुंच गई। मानवी का अतीत। हंसती खेलती थी मानवी की जिंदगी। अपने पापा मानव और माँ मालती दोनों की लाडली हुआ करती थी। शादी के 5 सालों बाद जब मानवी जी के घर में मानवी का जन्म हुआ तो खुशी से फूले नहीं समाये, क्योंकि उनके घर एक नन्ही परी का जन्म हुआ था। दोनों बहुत लाड प्यार से उसे राजकुमारियों की तरह रखते, लेकिन कहते हैं ना, खुशियों को नजर लगते देर नहीं लगती। कुछ ऐसा ही हुआ मानवी के साथ। जब मानवी 10 साल की थी तब एक एक्सीडेंट में दोनों की मौत हो गई, जिसके बाद मानवी की पूरी जिम्मेदारी उसके मामा मामी पर आ गई। लेकिन वो लोग मानवी से प्यार नहीं करते थे। उन्होंने सिर्फ एक लालच के कारण मानवी को अपने साथ रखा हुआ था, और वो था मानवी की जायदाद। जैसे ही मानवी बालिग हो जाती, वो लोग उसे अपने नाम कराकर मानवी को घर से निकाल देते, और मानवी भी इन बातों से अनजान नहीं थी। एक रात उसने अपने मामा मामी को सभी बातें करते हुए सुन लिया था, लेकिन वो चुप थी, क्योंकि चाहे बनावटी ही सही, वो लोग मानवी को अपने घर में रख तो रहे थे और उसकी पढ़ाई भी पूरी हो रही थी। इसके साथ ही मानवी की बूढ़ी नानी उसे बहुत प्यार करती थी, क्योंकि माँ माँ होती है, वो कभी भी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करती। जैसे उनके लिए उनकी बेटी मालती थी, वैसे ही अब मानवी थी। उसने सोचा था कि जब वो बालिग हो जाएगी तो बिना किसी को बताए चुपचाप नानी को अपने साथ लेकर घर से चली जाएगी, लेकिन जिंदगी कब अपना खेल खेल जाए किसी को नहीं पता। और जब मानवी 17 साल की थी, तब एक दिन उसकी मामी के मुंह बोले भाई का बेटा मोक्ष उनके घर रहने आया। वो मानवी को देखते ही उस पर अपना दिल हार गया था, क्योंकि जैसे-जैसे मानवी बड़ी हो रही थी, वैसे-वैसे उसकी सुंदरता भी बढ़ रही थी। मोक्ष हर वक्त जब भी वो घर पर रहता था, अजीब नज़रों से मानवी को देखता रहता था, जो कि मानवी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उसने ये बात अपनी नानी को बताई तो नानी उसे रात में सोते वक्त अपने साथ रखने लगी थी, जिससे कुछ ऊँच-नीच ना हो जाए। लेकिन एक दिन जब मानवी के मामा-मामी रात में पार्टी के सिलसिले में घर से बाहर गए हुए थे, तब मोक्ष बहाना बनाकर घर पर ही रुक गया और पूरी रात अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने लगा। करीब रात के 1 बजे जब मानवी अपनी नानी के साथ सो रही थी, तो उसने धाड़ की आवाज़ के साथ उनके कमरे का दरवाज़ा खोल दिया और मानवी को अपने साथ अपने रूम में ले जाने लगा। इसी कारण दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। नानी ने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बेचारी बिस्तर से उठ नहीं पाई। मानवी ने भी रूम में जो भी उसके साथ आया वो उससे मोक्ष को मारने लगी, लेकिन फिर भी वो मानवी को खींचते हुए अपने कमरे में ले गया और मानवी के साथ जबरदस्ती करने लगा। तभी मानवी की मामा मामी घर लौट आए। जब उन्होंने ऊपर कमरे में किसी के रोने चीखने की आवाज़ सुनी, तो उन्होंने ऊपर आकर मोक्ष के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। वहीं मानवी ने जल्दी से उसे धक्का देकर एक साइड किया और भागकर दरवाज़ा खोल दिया और अपने मामा के सीने से लगकर रोने लगी। उन्हें सभी बातों को बता दिया तो मोक्ष ने सारा इल्ज़ाम मानवी के ऊपर डाल दिया। उसने ही उसे बहकाया है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। मोक्ष की बात सुनकर मामी ने उल्टा मानवी को फटकार लगाई और उसे 2-4 थप्पड़ मार दिए। उसके बाद मोक्ष की हरकतें बढ़ती गई। वो जब भी मानवी को अकेला देखता तो उसके साथ बदतमीजी करने लगता। तभी एक दिन नानी ने मामा जी को अपने पास बुलाकर उन्हें मोक्ष की सच्चाई बताई। मामा जी दौलत के पीछे लालची थे, लेकिन इन बातों में उन्होंने मानवी का साथ दिया, क्योंकि उनकी भी एक बेटी थी। अगर कोई उसके साथ ऐसा करे तो उसे कैसा लगेगा, ये सोचकर उन्होंने मोक्ष को 2-4 थप्पड़ लगा दिया और उसे मानवी से दूर रहने को कहा। लेकिन मोक्ष भी कम न था। उसने अपने पापा को फ़ोन किया और उन्हें सभी बातें बताई कि वो मानवी से प्यार करता है, वो उसे किसी भी हालत में पाना चाहता है, वरना वो अपनी जान दे देगा। फिर क्या था, मोक्ष के पापा मानवी के लिए रिश्ता लेकर उसके मामा के घर आ गए। वहीं मामा जी ने भी मामा जी को अपनी बातों में लेकर इस रिश्ते के लिए मना लिया था, जिससे मामा जी ने मानवी की शादी मोक्ष से तय कर दी। अब शादी का परमिट मिल जाने के बाद मोक्ष अपनी हदें पार करने लगा था। वो कभी भी मानवी के कमरे में आ जाता और कहीं भी उसे टच करने लगता।
जो मानवी को पसंद नहीं आता था। एक दिन मानवी ने रोते हुए नानी को इन सभी बातों के बारे में बताया कि मोक्ष उससे किस तरह का व्यवहार करता है। तो नानी को सदमा लगा। वो पहले से ही बीमार रहती थी, इसीलिए उन्होंने मानवी को कुछ पैसे और अपने पुश्तैनी गहने देकर उसे चंडीगढ़ अपनी दोस्त की बेटी सुनैना के पास जाने को कहा। मानवी ने मना किया, उनसे कहा कि वो भी उसके साथ चले, तो नानी ने मना कर दिया, ये कहकर कि अब उनके पास दिन ही कितने बचे हैं, इसीलिए तो यहाँ से चली जाए और अपनी जिंदगी खुलकर जिए, क्योंकि यहाँ रहकर उसकी जिंदगी जीते जी नर्क बन जाएगी, क्योंकि मोक्ष जैसा बेहुदा इंसान उसे कभी खुश नहीं रख पाएगा। फिर भी मानवी नहीं मानी, तो उन्होंने अपनी कसम देकर वहां से भगा दिया, जिसके बाद मानवी चंडीगढ़ आकर सुनैना जी के साथ रहने लगी। अभी 2-3 महीने ही बीते होंगे कि उसे खबर मिली कि उसकी नानी अब नहीं रही। उनकी मौत से मानवी टूट सी गई थी और मोक्ष की हरकतों का भी उस पर गहरा असर पड़ा था। उसने दिल ही दिल फैसला किया कि वो अब कभी शादी नहीं करेगी और ना ही किसी से प्यार करेगी, क्योंकि वो किसी के प्यार के काबिल नहीं जिससे वो प्यार करती है। वो सभी उससे दूर हो जाते हैं, पहले उसके माँ बाप, अब उसकी नानी। काफ़ी समय बीत जाने के बाद उसने अपने आप को सँभाल लिया और सुनैना जी के पास रहकर उनके साथ मिलकर अनाथ आश्रम सँभालने लगी, साथ ही अपनी पढ़ाई भी करने लगी। लेकिन पता नहीं कैसे उन लोगों को मानवी के चंडीगढ़ में होने की खबर लग गई। लेकिन उस वक़्त मानवी अनुष्का की शादी के सिलसिले में मुंबई आई हुई थी, इसीलिए उन लोगों को मानवी सुनैना जी के पास नहीं मिली थी। अब उसकी मुंबई में जॉब लग गई थी, तो वो लोग उसके बारे में पूछने आते रहते थे। लेकिन वहाँ के लोग मानवी को बहुत पसंद करते थे और सुनैना जी मानवी को अपनी बेटी मानती थी, क्योंकि वो उसका अतीत जानती थी, तो उन्होंने कभी मानवी के बारे में उन्हें नहीं बताया। मानवी ने अपने अतीत को सिवाय सुनैना जी और तान्या के अलावा किसी को नहीं बताया था। इन्हीं सब बातों को याद करते हुए मानवी की आंखों से आंसू बहने लगे। हवा चलने से खिड़की की होती आवाज से वो अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने ऋषभ को देखा, जो गहरी नींद में सोया हुआ था। उसे देखते हुए वो मन ही मन में बोली, बचपन से लेकर आज तक जिन्हें भी मैंने चाहा है उसे खो दिया। पहले माँ पापा, फिर नानी, और अब आपको खोने की ताकत नहीं है मुझ में। इसीलिए मुझे जल्दी ही मेरे एहसासों को खत्म करना होगा, क्योंकि अगर एक बार मेरी रूह में बस गए तो फिर कभी आपको मैं खुद से दूर करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आप तो पहले ही किसी और के हो चुके हैं, किसी और को चाहते हैं। आगे चलकर जब आपने मेरा साथ छोड़ा तो मेरे पास मेरे टूटे हुए दिल के सिवा कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए कोशिश करूँगी आज जो हुआ वो आगे ना हो। कोशिश करूँगी जितना आपको अपने आप से दूर रख सकूँ आप मुझसे दूर रहें, क्योंकि हमारी करीबी ना तो आपके लिए अच्छी है ना ही मेरे लिए। इतना कहकर उसने अपनी आँखें बंद कर ली और जल्दी से उसे नींद आ गई। अगली सुबह सुबह के 8:30 बज रहे थे। ऋषभ बड़ी ही गहरी नींद में सोया हुआ था। तभी अचानक उसके ऊपर कहीं से पानी आ गिरा। वो हड़बड़ाते हुए उठ बैठा। उसने अपने सामने देखा तो मानवी हाथ में पानी का खाली जग लिए उसे ही गुस्से में घूर रही थी, जिसका मतलब साफ है उसने ही ऋषभ पर पानी डाला था। उसे देखकर ऋषभ बेड से उठते हुए गुस्से में बोला, ये क्या बदतमीजी है मानवी, इस तरह से कौन जगाता है किसी को, जगाने का ये क्या तरीका है। उसके ऊपर सीधा पानी ही उड़ेल दो, तुम प्यार से भी तो उठा सकती थी। तो मानवी भी गुस्से में उससे बोली, ये मेरा तरीका है जगाने का, मैं क्या करूँ, कब से आपको उठा रही हूँ, आप उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे, तो मुझे यही तरीका सही लगा। तो रही प्यार से उठाने की बात, तो जो हरकत आपने कल रात की है ना, उसके बाद प्यार तो दूर आपसे बात करने का भी मन नहीं कर रहा। फिर टेबल की ओर इशारा करते हुए बोली, टेबल पर आपके लिए कॉफी रखी है, इसे पीकर फ्रेश हो जाइए। ऑफिस निकलने के लिए सिर्फ आधा घंटा रह गया है। उसकी बात सुनकर ऋषभ सोच में पड़ गया कि उसने कल रात क्या किया है। वो अपने दिमाग पर जोर डालने लगा, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वहीं इतना कहकर मानवी जाने के लिए पलटी कि ऋषभ ने उसे पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया और मानवी से बोला, ऐसा क्या किया मैंने कल रात, क्योंकि मुझे कुछ याद भी नहीं। वहीं ऋषभ के हाथ पकड़ने से मानवी की धड़कनें बढ़ गई। उसका दिल बेतहासा धड़कने लगा, क्योंकि रात के एहसास को अभी भी वो भूली नहीं थी। ऋषभ का स्पर्श उसे अभी भी अपने जिस्म और रूह पर महसूस हो रहा था, लेकिन ऋषभ के सवाल को सुनकर उसे थोड़ी राहत महसूस हुई, क्योंकि रात को ऋषभ के साथ उस मोमेंट पर वो भी बहक गई। उसे डर था कि अगर ऋषभ को सभी बातें याद हुई तो वो उसे फेस कैसे करेगी, क्योंकि ऋषभ तो ड्रंक था लेकिन वो तो होश में थी। पर ऋषभ के सवाल को सुनकर उसकी सारी उलझनें दूर हो गई। उसने अपनी आंखें बंद कर अपने धड़कते दिल और बढ़ती सांसों को संभाला और ऋषभ की ओर पलटकर उसे अपना हाथ छुड़ाते हुए उसे परेशान करते हुए गुस्से में बोली, क्या आप मुझसे पूछ रहे हैं आपने क्या किया? अरे इतनी ड्रिंक क्यों करते हैं कि आपसे संभाली ही नहीं जाती। आपको पता भी है मुझे कितनी मुश्किल हुई
आपको यहाँ रूम तक लाने में। अगर फैमिली में से कोई भी आपको देख लेता तो आपके साथ मुझ पर भी सवाल उठते कि ऐसा क्या हो गया जो आप शादी के कुछ दिन बाद ही ड्रिंक करने लगे, वो भी इस तरह। उसकी बात सुनकर ऋषभ को याद आने लगा कि मानवी से हुई बहसबाजी के बाद वो गुस्से में बार में चला गया था और वहां उसे विशाल मिला। उसके साथ उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली, पर अब मानवी के सामने हार भी कैसे माने, इसीलिए वो मानवी से बोला, हाँ तो तुम हो जिम्मेदार, तुम्हारी वजह से मैंने इतनी ड्रिंक की। ना तुम मुझसे वो शब्द कहती, ना मैं गुस्से में आकर घर से बाहर जाता, ना ही इतनी ड्रिंक करता। उसकी बात सुनकर मानवी का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। वो चिढ़ते हुए ऋषभ से बोली, ओहो! एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मैंने आपके परिवार वालों से बचाया, सबसे छुपाकर आपको ऊपर लाई। अरे, आपको ऊपर लाने में मेरी सांसें तक फूल गई थी। ऊपर से मेरा शुक्रिया करने की जगह आप मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मेरी वजह से आपने इतनी ड्रिंक की। अभी जाकर सभी को बताती हूँ कि आप कल किस हालत में आए थे। तो ऋषभ जल्दी से उससे आगे आ गया, जिससे मानवी एकदम से उससे टकरा गई। ऋषभ उसके सामने आकर उससे बोला, ठीक है, जाकर बता दो, मैं भी उन्हें बता दूंगा कि कल तुमने मुझे क्या-क्या बोला था और वो भी किस लिए। फिर सब लोग उल्टा तुमसे ही सवाल करेंगे, क्योंकि सभी जानते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच कैसा रिश्ता होता है। इतना ही नहीं, मैं तो अभी सुनैना काकी को फोन करता हूँ, उन्हें बताता हूँ मुंबई जाकर उनकी प्यारी मानवी ने क्या-क्या किया है। उसकी बात सुनकर मानवी गुस्से में उसे घूरने लगी और उससे बोली, ये आपका कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? तो ऋषभ बड़े ही शायराना अंदाज में बोला, कहाँ कुछ ज्यादा हो रहा है वाइफी, वैसे भी किसी ने सच ही कहा है, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। मोहब्बत तो तुम्हारे साथ होने से रही, तो जंग ही कर लेते हैं। उसकी बात सुनकर मानवी चिढ़ते हुए वहां से चली जाती है। वहीं ऋषभ मुस्कुराते हुए अपने बालों में एक हाथ घुमाकर कपड़े लेकर बाथरूम में घुस जाता है। थोड़े टाइम बाद सब लोग हॉल में बैठे हुए थे। वहीं ऋषभ नाश्ता कर रहा था, क्योंकि आज उठने में लेट हो गया था, तो सभी लोगों ने पहले ही अपना नाश्ता कर लिया था। थोड़े टाइम बाद वो उठकर हॉल में सभी के पास आया, सभी को बाय कहकर मानवी के साथ ऑफिस जाने लगा। तभी जानवी जो चुप बैठी थी, वो ऋषभ मानवी को रोककर सभी से बोली, मुझे आप लोगों को कुछ कहना है। उनकी बात सुनकर सभी उन्हें सवालिया नजरों से देखने लगते हैं। वहीं ऋषभ डर जाता है कि कहीं जानवी जी कल वाली बात सभी को ना बता दे। तभी जानवी जी सभी से बोली, मैंने आज शाम की मुंह दिखाई कैंसिल कर दी है। उनकी बात सुनकर सभी उन्हें हैरानी से देखने लगते हैं। वहीं मानवी दिल ही दिल में खुश हो जाती है। तभी सरिता जी उनसे बोली, ये कैसी बात कर रही हो जानवी, घर में नई बहू आई है और तुम मुंह दिखाई नहीं करवाना चाहती। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार मुझसे पूछ लेती। तभी जानवी जी उनके पास आए और उनके हाथों में हाथ लेकर बोली, माँ, ये फैसला मैंने कुछ सोच समझ कर ही किया है। एक बहुत जरूरी बात जिसे मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, लेकिन अभी नहीं, शाम को जब ये दोनों वापस आ जाएंगे तभी बताऊंगी। कोई ऐसा है जिसे मैंने शाम को बुलाया है, उसी के सामने ये सारी बातें होंगी, इसीलिए तब तक आप लोग मेरा साथ दे। उनकी बात में गंभीरता को देखकर सभी लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि जब भी जानवी जी कोई फैसला लेती है उसमें कुछ न कुछ बड़ी बात होती थी। इसके बाद कोई कुछ नहीं कहता। ऋषभ भी चुपचाप मानवी के साथ ऑफिस के लिए निकल जाता है। तो दोस्तों, आगे क्या होगा? आखिर क्या फैसला लेने वाली है जानवी जी, और ऐसा कौन है जिसे उन्होंने बुलाया है? और जानवी जी का ये फैसला ऋषभ और मानवी की जिंदगी में क्या बदलाव लेकर आएगा? जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।